हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को पढ़ना शुरू किया था। हमने ये समझा था कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है जेंडर डिविजन। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है जेंडर डिवीजन, जहां पर हम समझेंगे जेंडर का मतलब और ये भी समझेंगे कि जेंडर डिवीजन का आइडिया, जेंडर डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इससे पहले मैं आप सभी को जेंडर डिवीजन का मतलब समझाऊं, आप सभी का जेंडर को समझना जरूरी है। तो चलिए जेंडर को समझ लेते हैं। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर का मीनिंग क्या होता है, तो आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे कि मैम, जेंडर का मतलब होता है बॉय और गर्ल, मतलब लड़का या लड़की। लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि जेंडर का मतलब बॉय और गर्ल नहीं होता है। ये बायोलॉजिकल सेक्स होता है, जेंडर नहीं। तो फिर जेंडर का मतलब क्या है, चलिए समझ लेते हैं एक डेफिनेशन की मदद से, जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है, जेंडर refers to the socially constructed roles, characteristics, behaviors and norms that societies associate with being a man or a woman. जेंडर का मतलब होता है वो सभी रोल्स, वो सभी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, व्यवहार या फिर मान्यताएं जो कि सोसाइटी क्रिएट करती है, जो कि हमारा समाज क्रिएट करता है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। मतलब यहाँ पे हमारा समाज डिसाइड करता है, हमारी सोसाइटी बताती है कि एक लड़के को किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, एक लड़के में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और हमारा समाज बताता है कि लड़कियों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लड़कियों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए। तो जब हमारी सोसाइटी हमारे लिए ये सब बातों को डिसाइड करती है, जब हमारी सोसाइटी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्रिएट करती है, तो उसी को हम कहते हैं जेंडर। तो जेंडर का मतलब क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब समाज द्वारा बनाए गए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जेंडर के कॉन्सेप्ट को, जेंडर को अच्छे से समझने के लिए एक बार जेंडर को कंपेयर कर लेते हैं सेक्स से और समझ लेते हैं दोनों के बीच के डिफरेंसेस को। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स की। जैसे मैंने आप सभी को बताया, सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब कि ऐसे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो मेल है या फिर फीमेल। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, जिनके बेसिस पे, जिनके आधार पर ये बताया जाता है कि वो मेल है या वो फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स या फिर फिजिकल फीचर्स। ऐसे ही कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिनके जरिए हम ये बताते हैं कि कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है। और ये क्या है, ये नेचुरल होता है। बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, नेचुरल होता है कि कोई लड़का है या फिर लड़की। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये नेचुरल है। वहीं पर अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर इसका ऑपोजिट है, क्योंकि जेंडर नेचुरल नहीं होता है, बल्कि जेंडर क्या होता है, जेंडर होता है सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब समाज द्वारा बनाया गया। यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो रोल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि हमारा समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो हमारी सोसाइटी चाहती है कि हम उस प्रकार से बिहेव करें, उस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। इसीलिए जेंडर क्या होता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा ये जो समाज है, इस समाज ने डिसाइड किया है कि एक लड़का और एक लड़की किस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा, उनमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, किस प्रकार की विशेषताएं होंगी। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार सुना होगा कि लड़कियों का काम होता है घर का काम करना। लड़कियों को घर में रहना चाहिए, उन्हें खाना बनाना चाहिए, बच्चों को पालना चाहिए, करेक्ट, उन्हें साफ सफाई करनी चाहिए। वहीं पे लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कों को बाहर जाना चाहिए, लड़कों को ऑफिस जाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए,
उन्हें घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, उन्हें घर के लिए अर्न करना चाहिए, करेक्ट। और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने असाइन करी है इन दोनों को? हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने। इसीलिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद है बिहेवियर्स, मतलब कि व्यवहार, कि लड़की को और लड़के को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पेश आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फेमिनिन बिहेवियर रखे। फेमिनिन उन क्वालिटीज को बोला जाता है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उस बिहेवियर को बोला जाता है जो कि लड़कियों से रिलेटेड हो, जो कि स्त्री संबंधित हो। ये फेमिनाइन वर्ड भी कहाँ से आया है? ये वर्ड भी जेंडर से ही आया है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है कि अगर कोई लड़की है तो उसे फेमिनिन होना चाहिए। फेमिनिन का मतलब क्या है? कैसा बिहेवियर होना चाहिए? उनको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, उन्हें प्यार से बात करनी चाहिए, उन्हें ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, वो रो सकती हैं, वो ज्यादातर वीक होती हैं, उन्हें पिंक कलर पसंद होता है। इस तरीके से जो भी बातें होती हैं उसे हम फेमिनिन बातें कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा? फेमिनिन होगा, वो सॉफ्ट स्पोकन होंगी, वो थोड़ी सी डिपेंडेंट होंगी, वो ज्यादा बोल्ड नहीं होंगी, ठीक है। वहीं पे लड़कों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? मैस्कुलिन बिहेवियर। मैस्कुलिन बिहेवियर का मतलब क्या है? कि उन्हें थोड़ा सा टफ होना चाहिए, उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए। लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं। इस तरीके की क्वालिटीज, इस तरीके का बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं लड़कों से। तो ये क्या है? ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ये सोचते हैं कि लड़की है तो उसे पिंक कलर पसंद होगा, लड़की है तो उसे खाना बनाना पसंद होगा, करेक्ट। लड़की है तो वो ज्यादा रोती होगी, लड़की है तो वो कुछ पर्टिकुलर खिलौनों के साथ ही खेलती होगी। वहीं लड़कों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि लड़के ज्यादातर स्ट्रांग होंगे, वो टफ होंगे, वो रोते नहीं होंगे, उन्हें ब्लू कलर पसंद होगा, वो अलग तरीके के टॉयज के साथ खेलते होंगे, वो डोमिनेंट होंगे, वो पावरफुल होंगे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री होंगे। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं लड़कों से। इसीलिए ये भी क्या है? ये भी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड एस्पेक्ट ही है। तो जेंडर क्या है? जेंडर वो सभी समाज द्वारा बनाई गई बातें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि एक लड़के से और लड़कियों से रखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जेंडर एक सोशल टर्म है, सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है। सेक्स नेचुरल है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे बेस्ड है। वहीं पे जेंडर एक सोशल टर्म है जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, नेचुरल नहीं है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जेंडर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जेंडर डिवीजन को। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, जेंडर डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics। इस पॉइंट को समझने से पहले जेंडर डिवीजन को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जेंडर का मतलब क्या होता है। जेंडर का मतलब होता है समाज द्वारा बनाए गए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जेंडर डिवीजन क्या होता है? जब हम अनइवन तरीके से, अनफेयरली बंटवारा करते हैं, बांटते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लड़कों और लड़कियों के बीच में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर डिवीजन कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जेंडर डिवीजन एक रूप है, एक फॉर्म है हायरार्किकल सोशल डिवीजन का। अब सोशल डिवीजन क्या है ये समझते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था, सोशल डिवीजन का मतलब होता है सामाजिक विभाजन। ये कब होता है? जब सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जब उन डिफरेंसेस में इनइक्वालिटी आती है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके वजह से वो सोशल डिफरेंसेस सोशल डिविजन्स में बदल जाते हैं जो कि थ्रेटनिंग होते हैं हमारे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पे जेंडर को भी, जेंडर डिवीजन को भी एक सोशल डिवीजन ही बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिफरेंस था पहले, मतलब लड़का लड़की दोनों के बीच में एक सोशल डिफरेंस था। लेकिन फिर क्या हुआ? लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसके कारण से क्या हुआ? ये सोशल डिफरेंस डिवीजन में बदल गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है कि जेंडर डिवीजन जो है वो हायरार्किकल सोशल डिवीजन का एक रूप है।
हायरार्किकल सोशल डिवीजन क्या होता है? जब सोसाइटी में हम इस तरीके का एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि हम कुछ लोगों को या कुछ ग्रुप्स को एक ऊंचा दर्जा देते हैं, मतलब हम ऊंच नीच वाला कुछ कर देते हैं हमारे सोसाइटी में कि एक ग्रुप जो है, एक इंसान जो है वो सबसे ऊपर होगा, उसके पास सबसे ऊपर पावर होगी, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा एक सोसाइटी में, उसके नीचे बाकी लोग आएंगे। तो जब हम इस तरीके से एक इंसान को बहुत ऊंचा दर्जा दे देते हैं, एक ग्रुप को ऊंचा दर्जा दे देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं, तो उसी को हम हायरार्किकल सोशल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर जेंडर डिवीजन को भी एक इसी का फॉर्म बोला गया है, क्योंकि जेंडर डिवीजन में भी ये देखा जाता है। हमारी सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया है जनरेशन से कि जो लड़के होंगे वो ऊपर होंगे और लड़कियां उनके नीचे होंगी। लड़कों के पास ज्यादा पावर होगी, वो ज्यादा डोमिनेंट होंगे, उनके पास ज्यादा मौके, अपॉर्चुनिटीज होंगी, और लड़कियों के पास कम। इसी कारण से जेंडर डिवीजन को भी हायरार्किकल सोशल डिवीजन का एक फॉर्म बोला जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि ये जो सोशल डिवीजन है ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में जेंडर डिवीजन एग्जिस्ट करता है, ये पूरी दुनिया में करता है। लेकिन उसके बावजूद जेंडर डिवीजन को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इतना पहचाना नहीं जाता है पॉलिटिक्स में। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारे समाज में लोगों का ये मानना है कि जेंडर डिवीजन नेचुरल होता है, इसीलिए हम इसे नहीं बदल सकते। ये क्या होता है? नेचुरल है, इसे हमने क्रिएट नहीं किया है, ये पहले से ऐसा है और इसीलिए हम इसे नहीं बदल सकते। तो किसी बात को जब हम बदल ही नहीं सकते तो उसके बारे में बात करना, उसको रिकॉग्नाइज करना क्यों जरूरी है? लेकिन however, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. हम ये पढ़ चुके हैं, हमने अभी ये समझा है कि जेंडर डिवीजन नेचुरल नहीं है, ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, इसीलिए इसे हम बदल सकते हैं। ये किस पर बेस्ड होता है? सोशल एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होता है। ये लोगों की उम्मीदों पर बेस्ड होता है कि लोग क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या चाहती है हम कैसे बिहेव करें। ये स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होता है, रूढ़िवादी सोच पे बेस्ड होता है कि जो जनरेशन से चला आ रहा है वही आगे भी चलना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इन बातों पर, सोशल एक्सपेक्टेशंस पर, स्टीरियोटाइप्स पर जेंडर डिवीजन बेस्ड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। इसीलिए हम इसे चेंज कर सकते हैं, हम इसके बारे में पॉलिटिक्स में बात कर सकते हैं। अब आपके चैप्टर में 2 कार्टून्स दिए गए हैं जिसके थ्रू इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक सवाल है, Why are we discussing things like household work in this textbook on political science? Is this politics? यहाँ पे बोला गया है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं हाउसहोल्ड काम के बारे में, हाउसहोल्ड वर्क के बारे में पॉलिटिकल साइंस में, क्या ये पॉलिटिक्स है? और इसका जवाब यहीं पर दिया गया है। यहाँ लिखा है, Why not? If politics is about power, then surely male dominance in the household should be considered political. अगर पॉलिटिक्स का मतलब होता है पावर, तो घर में भी तो हम पावर डिवीजन देख सकते हैं। हाउस होल्ड में हेड ऑफ द फैमिली कौन माना जाता है? जो मेल मेंबर्स होते हैं। ज्यादा पावर किसके पास होती है? मेल मेंबर्स के पास होती है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि अगर पॉलिटिक्स का मतलब होता है पावर, पावर को शेयर करना, पावर को एक्सरसाइज करना, तो अगर हाउस होल्ड के अंदर पावर का डिवीजन है, किसी एक के पास ज्यादा पावर है, तो उसके बारे में हम पॉलिटिक्स में बात क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हुआ। इसीलिए यस, ये पॉलिटिक्स है और इसे हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम इस जेंडर डिवीजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अगर हम इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इस डिवीजन को ठीक कैसे करेंगे? इस गैप को कम कैसे करेंगे? इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इसी के साथ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जेंडर का मतलब क्या होता है। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहते हैं। जेंडर डिवीजन क्या होता है? जब हम अनइवन तरीके से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटते हैं लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में। ये पॉलिटिक्स में ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इस डिवीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये डिवीजन नेचुरल है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसे बदला जा सकता है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था जेंडर डिवीजन, यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जेंडर का मतलब क्या होता है
और जेंडर डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।